10th क्लास इंग्लिश। तो देखो बुक चल रही है अपनी फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें से अभी हम जो चला रहे हैं वो है क्लास के अंदर पोएम, और जो कि मैंने 8वीं पोएम करा दी है। तो अब समय आ चुका है पोएम नंबर 9 का, जिसका नाम है द फॉग। तो देखो वैसे तो तुम्हें मालूम ही है फॉग के बारे में, जो विंटर सीजन में होता है। कई बार क्या होता है, काफी कोहरा हो जाता है बाहर। बाहर इतना ज्यादा कोहरा हो जाता है कि हमें दिखाई भी नहीं देता, ट्रैफिक सिग्नल दिखाई नहीं देते, ट्रैफिक दिखाई नहीं देता, गाड़ियां दिखाई नहीं देती, आसमान दिखाई नहीं देता, सड़क दिखाई नहीं देती, खुद दिखाई नहीं देते। इतना ज्यादा कोहरा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फॉग। और वैसे भी आजकल तो फॉग चल रहा है, ठीक है। तो देखो पोएम का नाम है फॉग, लेकिन जो लिखने वाले पोएट है उनका नाम फॉग नहीं है। उनका नाम क्या है? कार्ल सैंडबर्ग। क्या पढ़ते हैं इसको? कार्ल, है ना, आर साइलेंट है, कार्ल, ठीक है। वैसे आर को भी पढ़ सकते हैं, कार्ल सैंडबर्ग। पोएम बहुत ही ज्यादा छोटी है, कुल 6 लाइनों की पोएम है। ध्यान से सुनो, कितने लाइनों की पोएम है? कुल 6 लाइनों की पोएम। 4 लाइनों का एक स्टैंजा है, 2 लाइनों का एक स्टैंजा है, 2 स्टैंजा है। 25 शब्दों में ये पोएम खत्म हो जाती है। कितने शब्दों में ये पोएम खत्म हो जाती है? सिर्फ और सिर्फ 25 शब्दों में। तो तुम सोच रहे होंगे इतनी छोटी पोएम को लिखने का क्या फायदा। देखो पोएट का तो फायदा ही नहीं होता है। पोएट को कोई मुद्दा नहीं चाहिए होता है, कोई विषय नहीं चाहिए। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर, किसी भी छोटी सी पॉइंट पर वो क्या लिख सकता है? एक पोएम लिख सकता है। तो हुआ क्या, ये जो कार्ल सैंडबर्ग थे कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। भाई इंटरव्यू होता है ना, बंदे ने पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन पूरी करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, अच्छी खासी डिग्री हासिल करी। अब क्या चाहता है? वो जॉब करना चाहता है। तो जॉब तो यूं मिल नहीं जाती, जॉब करने के लिए पहले क्या देना पड़ता है? इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, और इंटरव्यू देने जब वो जा रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी रास्ते से शॉर्टकट ले लिया जाए। तो उन्होंने शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो एक पार्क से गुजर रहे थे। पार्क होता है ना भी, गार्डन वगैरह। तो वो पार्क से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पार्क में अच्छा खासा क्या निकला हुआ था? फॉग निकला हुआ था। फॉग मतलब एक तरीके से धुंध पड़ी हुई थी, हर जगह कोहरा हुआ हुआ था। इतना ज्यादा कोहरा हुआ हुआ था कि दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली बार फॉग देखा था, वो अपने समय में कई बार फॉग देख चुके थे। भाई फॉग को इतनी बड़ी चीज तो है नहीं, भगवान तो है नहीं जो पहली बार देखा था, ठीक है। तो फॉग तो नॉर्मली हर कोई देखता रहता है। तुम लोगों ने भी कई बार देखा होगा, सर्दियों के सीजन में फॉग निकलता है, ठीक है। तो इन्होंने फॉग देखा, और उस फॉग की तुलना किससे कर दी? एक बिल्ली से। कई बार तुमने देखा होगा, जो बिल्ली होती है, कैट जो होती है, बहुत ही धीमी गति से आती है, दबे पांव आती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि बिल्ली आई है। बिल्ली बहुत ही शांति से आती है और सारा काम खराब कर देती है। बिल्ली लाइक गर्ल, लड़की की तरह होती है, शांति से आती है और बर्बाद करके चली जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से बिल्ली। तो यहाँ पर कवि ने फॉग की तुलना एक बिल्ली से करी है। जिस तरह से फॉग आती है, पता भी नहीं चलता फॉग का, ऑब्जेक्टों पर बैठती है फॉग। तुमने देखा होगा सर्दियों में जो कोहरा होता है, वो कोहरा किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैठता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नमी आ जाती है, बूंदे आ जाती है ना, पानी की छोटी छोटी क्या पड़ जाती हैं उसके ऊपर? बूंदे पड़ जाती हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उसने फॉग की तुलना किसके साथ करी है? बिल्ली के साथ, कि बिल्ली के आने का पता भी नहीं चलता। बहुत ही शांति से आती है और किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बिल्ली वो फॉग आता है, ठीक है। तो बहुत बस इतनी सी बात करी है, और बिल्ली शांति से चली जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से फॉग भी चला जाता है। तुमने देखा होगा सर्दियों में सुबह के समय फॉग होता है अक्सर, रात के समय में फॉग होता है, और कुछ समय बाद अपने आप ही ये फॉग खत्म हो जाता है। जैसी धूप निकलती है फॉग खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से बिल्ली का है, कब आएगी और कब जाएगी पता तक नहीं चलता। बस हो गई पोएम। तो बेतुकी पोएम है, यूजलेस पोएम है, लेकिन क्या करें, सिलेबस के अंदर है, पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि पोएम बहुत छोटी है इसलिए मैंने थोड़ी सी बातें किसके बारे में निकाल दी भाई, पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोएट क्या चीज है भाई, उसने इतनी फालतू की पोएम लिखी है, देखो तो सही हम क्या था ये, है ना। चलो खैर, तो देखो मैंने 2 हेडिंग बनाए।
एक हेडिंग है अबाउट द पोएट, मतलब पोएट के बारे में, और एक हेडिंग है अबाउट द पोएम, मतलब कि पोएम के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नोट तुम लोग के पास होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, कार्ल सैंडबर्ग was born on 6th Jan 1878। तो इनका जन्म हुआ कब हुआ भाई? 6 जनवरी को 1878 में। बताओ, बहुत पुराना आदमी है भाई, है ना। ये तो हमारे आज़ादी से भी पहले का आदमी है। अब तक तो निबट गया हो, अब तक क्या कब का निबट गया होगा, है ना। 19वीं सेंचुरी का, 19th सेंचुरी का है, अब तो 21st सेंचुरी चल रही है ना। तो बहुत पुराना आदमी है। अच्छा है मर गया, वरना और बेतों की पोएम लिखता। हिज पेरेंट्स, बताओ इसके पेरेंट्स का नाम देखो जरा। हिज पेरेंट्स अगस्त एंड क्लेरा जॉनसन। बताओ इसके पापा का नाम क्या है भाई? अगस्त। पता नहीं पापा का होगा या मम्मी का हो, इनकी में पता ही नहीं चलता कौन माँ है और कौन बाप है ना। अगस्त, जनवरी रख लेता। चलो खैर, जनवरी में तो पैदा ही हुआ था ये, है ना। अगस्त एंड क्लेरा जॉनसन। क्लेरा जॉनसन तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ इसकी मम्मी रही होंगी, अगस्त जरूर इसके पापा ही रहा होंगे, है ना। इसके अगस्त जो पापा थे वो तो मस्त रहे होंगे। ठीक है, चलो खैर, अगस्त इसके पापा का नाम है। खैर हमें क्या लेना, मम्मी हो चाहे पापा हो। अगस्त एंड क्लेरा जॉनसन हैड इमाइग्रेटेड फ्रॉम स्वीडन। ये स्वीडन से जा चुके थे कहीं पर फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों तक। बताओ 30 साल में तो दुनिया बदल जाती है। देखते हैं इसने क्या करा। For 30 years, Sandberg collected material to write his 6th volume definite biography of Abraham Lincoln। तो कोई बंदा रहा होगा अब्राहम लिंकन। कई बार होता है ना कि हम किसी के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसको हम अपना आइडल मानते हैं, या जिसको हम अपना फ्यूचर मानते हैं, या जिसके बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बड़े होकर इसके बारे में पढ़ना है, मुझे इसके जैसा बनना है। तो कम से कम 30 साल तक सैंडबर्ग इसकी बायोग्राफी के लिए काम करते रहे। किसकी बायोग्राफी के लिए? अब्राहम लिंकन। अब ये कौन था अब्राहम लिंकन? ये हमारे काम की बात नहीं है। और ये क्यों इसकी बायोग्राफी लिखना चाहते थे? ये भी हमारे काम की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम भी रिसर्च करना चाहते हो अब्राहम लिंकन पर, ठीक है, तो गूगल भाई है, सर्च करो और भतेरा इंसाइक्लोपीडिया निकलेगा, और खूब भरपूर मात्रा में किताबें लिखो। इन्होंने 6 वॉल्यूम लिखा था, तुम 16th वॉल्यूम लिखना। ठीक है, चलो खैर सेकंड पॉइंट देखते हैं भाई। छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बस अब्राहम लिंकन के बारे में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। कोई बहुत बड़ी लड़ाई वाली बात नहीं है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। मैं पहले बता रहा हूं, पोएट के बारे में पढ़ने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि नॉलेज के लिए, है ना। पोएट के बारे में कभी भी पेपर में नहीं आता है। पोएट के बारे में कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन टेस्ट में या एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये तो जस्ट नॉलेज के लिए है, क्योंकि पोएम बहुत छोटी है। पोएम बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा समय बेचारे पोएट को दे दें, क्योंकि पोएट भी तो भाई इतनी मेहनत करता है। तो थोड़ी सी बातें पोएट के बारे में भी जान लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। The 1920s also saw Sandberg collections of American folklore। तो इन्होंने अमेरिकन फोल्कलोर के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होगा। 1920 क्या कहलाता है? सैंडबर्ग का कलेक्शन। ठीक है। द बैलेट्स इन द अमेरिकन सॉन्ग बैग। बैलेट्स का मतलब भी यही होता है, ये पोएम के प्रकार होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ पोएम होती है ना, बैलेट्स, बैलेड भी एक पोएम होती है। बैलेड होती है 7 और 8 लाइन की पोएम। बैलेड उसको कहते हैं जिस पोएम के अंदर 7 या 8 लाइनें यूज की गई होती हैं। द अमेरिकन सॉन्ग बैग एंड द न्यू अमेरिकन सॉन्ग बैग 1950 एज वेल एज बुक्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये इसने कुछ कलेक्शंस थे सैंडबर्ग के, जो 1920 में प्रकाशित हुए होंगे, 1920 में पब्लिश किए गए होंगे इसके ये कुछ कलेक्शन, जो कि किसने लिखे थे? सैंडबर्ग ने। सैंडबर्ग रिसीव्ड अ सेकंड पुलिट्जर प्राइज। बताओ इसको ये प्राइज भी मिल चुका था फॉर इज कंप्लीट पोएम इन 1950। मतलब जितनी भी पोएम इसकी 1950 में कंप्लीट हुई थी, उन सब के लिए इसको प्राइज भी मिल चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश की दुनिया में ये भी एक सक्सेसफुल पोएट रह चुका है, और इसको भी खूब कामयाबी मिली है।
ही डाइड ऑन 22 जुलाई 1967। काफी जी लिया भैया, ये तो काफी जी लिया है ना। देखो 1878 में ये तुम्हारा पैदा हुआ था, ठीक है, और 1967 में ये निकल लिया। चलो खैर अच्छी बात है, खैर इतना भी नहीं जिया। 90 तुम्हारा 91 89 ईयर्स जिया, फिर भी काफी जी लिया ना। खैर हमें क्या लेना, हम कौन सा जानते हैं इसको, है ना, हमें तो पोएम पढ़नी है। अब जरा पढ़ते हैं पोएम के बारे में। तो मैंने बताया था पोएम की शुरुआत कहाँ से होती है। ये इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और इन्होंने शॉर्टकट लेने के चक्कर में पार्क वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश करी, तो इन्होंने देखा कि अच्छा खासा क्या निकला हुआ है, फॉग निकला हुआ। इन्होंने किसी से पूछा क्या चल रहा है, तो लोगों ने जवाब दिया फॉग चल रहा है अंकल। अच्छी बात है भाई। चलो खैर, The poem Fog by Carl Sandburg first appeared in his mainstream collection of poems entitled Chicago Poems. तो इन्होंने शिकागो पोएम्स लिखी हैं बहुत सारी। शिकागो पोएम्स के अंदर ही एक पोएम है जिसका नाम क्या है, फॉग। तो फॉग इनकी शिकागो पोएम में से एक पोएम मानी जाती है जो कि अच्छी खासी फेमस पोएम है, ठीक है। देखो ये नॉलेज तुम्हें कोई टीचर नहीं देगा जो नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूं शिकागो पोएम्स की। हाँ, अगर कोई टीचर काफी पुराना और पहले से अच्छी खासी नॉलेज रखता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बताएगा, वो बंदा तुम्हें जरूर बताएगा। तो इसने शिकागो पोएम्स लिख रखी हैं, कार्ल सैंडबर्ग ने काफी सारी क्या लिखी हैं, शिकागो पोएम्स लिखी है, जिसमें से एक पोएम इसकी क्या है, फॉग, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1960, जो कि 1916 में पब्लिश की गई थी। सेकंड पॉइंट, सैंडबर्ग हैज डिस्क्राइब्ड हाउ द आइडिया फॉर दिस पोएम केम टू हिम। सैंडबर्ग हमें यह भी बताते हैं कि उनके दिमाग में इस पोएम को लिखने का आइडिया कहां से आया। मतलब कई बार क्या होता है, पोएट मान लो नदी किनारे बैठा हुआ है, और नदी किनारे जब वो बैठा हुआ है तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना भाई, आसपास कंकड़ पत्थर होते हैं। नदी किनारे पर बैठा हुआ है और आसपास छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। तो हम खाली समय में बैठे हुए होते हैं नदी किनारे, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ को लेते हैं हाथ में और एक एक कंकड़ उस नदी के अंदर फेंकते रहते हैं। कुछ समय के बाद जैसे हम फेंकते हैं तो वो कंकड़ नीचे जाकर गिर जाता है, फिर दूसरा फेंकते हैं वो भी गिर जाता है, तीसरा फेंकते हैं वो भी गिर जाता है। तो इसी सीन को देखकर पोएट के दिमाग में चलेगा कि यार ये कंकड़ किस तरीके से मैं पानी में फेंकता हूं और डूब जाते हैं, फिर फेंकता हूं फिर डूब जाते हैं, तो हो सकता है वो पोएम लिख दे, ठीक है। क्योंकि पोएट के दिमाग का कुछ नहीं पता होता कब वो क्या कर दे, पोएम लिख दे, है ना। पोएम लिखने के शौकीन लोग अक्सर क्या लिखना पसंद करते हैं, पोएम, ठीक है। तो यहां पर सैंडबर्ग भी हमें यही बता रहे हैं कि कब उनके दिमाग में ये आइडिया आया इस पोएम को लिखने का। तो तुम्हें मालूम है एक दिन वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, मैंने ये बात बता दी है पहले से ही। अब जरा पढ़ते हैं। वन डे व्हेन ही वाज कैरिंग अ बुक ऑफ जापानीज, एक दिन उन्होंने एक बुक ले रखी थी जो कि जापानीज बुक थी जिसका नाम था हाइकू। क्या नाम था, हाइकू। कुछ लोग इसको हैकू बोलते हैं और कुछ लोग फैकू बोलते हैं। फैकू तो खैर कोई नहीं बोलता, मैं तो फेंक रहा हूं, ठीक है। हैकू, ठीक है, हाइकू बोल सकते हैं या हैकू। He went to interview a juvenile court, तो वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, और कौन सा कोर्ट था भाई, जुवेनाइल कोर्ट जज। तो वहां पर वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार लेट ना हो जाऊं भाई इंटरव्यू है, और कोशिश हर एक व्यक्ति की ये रहती है कि वो इंटरव्यू में समय पर पहुंचे, मतलब लेट ना हो जाए, फर्स्ट डे में ही इंप्रेशन खराब ना हो जाए। तो इन्होंने भी सोचा शॉर्टकट ले लेता हूं, तो ये शॉर्टकट लेंगे। अब देखो, टू रीच द लोकेशन एट विच द इंटरव्यू वाज टू टेक प्लेस, लोकेशन पर पहुंचने के लिए जहां पर इंटरव्यू होने वाला था, ही हैड टू कट थ्रू ग्रांड पार्क, उन्होंने कट लिया ग्रांड पार्क से। एक पार्क था भाई, क्या था, एक पार्क था, तो पार्क से उन्होंने कट लेने की सोचा। एंड ही सो द फॉग ओवर द शिकागो हार्बर,
शिकागो एक जगह का नाम भी है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है मुझे सही से याद नहीं है, ठीक है, शायद अमेरिका में है शिकागो, है ना, खैर मुझे नहीं पता, तुम नेट पे सर्च कर सकते हो शिकागो कहाँ पर है। तो शिकागो हार्बर था। हार्बर वो होते हैं समुद्र तट जहां पर जहाज वगैरह उतरते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। हार्बर अगर तुमने सुना हो एसएसटी के अंदर, तो इसको बोलते हैं बंदरगाह, जहां पर बड़े बड़े जहाजों का माल उतरता है, जहाजों में माल चढ़ता है, ठीक है। जहाज मतलब कुछ भी रिलेटेड होता है जहाजों से, है ना, जहाज, शिप, जहाज, हवाई जहाज नहीं, सिर्फ जहाज, पानी के जहाज, ठीक है। तो इन्होंने वहां से शॉर्टकट लेने की सोचा। तो इन्होंने देखा वहां पर आसपास क्या निकला हुआ था, फॉग निकला हुआ था, चारों ओर क्या छाया हुआ था, फॉग, कोहरा। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज सीइंग फॉग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये फॉग पहली बार देखा था। भाई फॉग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती कि देखो और चौंक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने फॉग पहले भी कई बार देख चुका था, लेकिन तुम्हें मालूम ही है कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो होता तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ खास बात होती है। फिर भी उसके अंदर क्या होती है, कुछ खास बात होती है। तो उन्होंने वो फॉग पहली बार नहीं देखा था, ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। बट दिस टाइम ही हैड टू वेट 40 मिनट्स फॉर द जज, बताओ। लेकिन इन्हें उस दिन कम से कम 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा फॉग के हटने का, या फॉग से निकलने में कितना समय लग गया, 40 मिनट, मतलब इतना अच्छा खासा क्या था, कोहरा था। एक तो वो होता है धुंध कि रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है, और कई बार क्या होता है आनंद कि फॉग में खो जाना, कि मजा बड़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, भाई नेचर है। मुझे बताओ नेचर को कौन इंजॉय नहीं करना चाहता, हर एक व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है। मान लो तुम कहीं हिल स्टेशन गए हुए हो बाहर, आगे नदी है, दूर दूर पहाड़ है और खुला आसमान है, बाग है, बगीचे हैं, पक्षी हैं, अच्छा नहीं लगेगा, हर किसी को अच्छा लगेगा। तो हर व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है नेचर को, क्योंकि नेचर किसके लिए है, नेचर हम लोगों के लिए और हम लोग नेचर के लिए हैं। ना तो हमें नुकसान पहुंचाना चाहिए नेचर को, ना ही नेचर हमें नुकसान पहुंचाता है। देखो नेचर तो हमें पहुंचाता ही नहीं है, हम ही नेचर को पहुंचाते हैं, इसलिए नेचर भी बदले में हमें वही नुकसान देगा जो हम नेचर को दे रहे हैं, है कि नहीं। तुम नेचर के लिए सोचो, नेचर खुद ब खुद तुम्हारे लिए सोचेगा। अगर तुम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करोगे तो वही पॉल्यूशन इन्वायरमेंट किसको देगा, हमें देगा वापस। भाई तुम एटमॉस्फेयर में रहते हो तो तुम्हारा काम है एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाना, ताकि तुम उसके अंदर खुली सांस ले सको, स्वस्थ सांस ले सको। लेकिन अगर तुम एटमॉस्फेयर को ही पॉल्यूट करोगे तो तुम्हें अच्छी सांस आ पाएगी नहीं, खामे का पॉल्यूशन से परेशान रहोगे, तुम्हें ही दिक्कत होगी, मत करो, है कि नहीं। तो नेचर के बारे में सोचो, नेचर खुद ब खुद तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो वापिस आ जाते हैं, भाई मैं थोड़ा सोशल हो गया था ज्यादा देर में, ठीक है, खैर। बट दिस टाइम ही हैड टू वेट 40 मिनट्स, तो उसे लगभग 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। एंड ही ओनली हैड अ पीस ऑफ न्यूज प्रिंट हैंडी, सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट एन अमेरिकन हाइकू अबाउट इट। तो उस समय इसको एक न्यूज प्रिंट हैंडी मिल गया था, मतलब काम मिल गया था न्यूज प्रिंट का। तो उसने फैसला करा कि मैं एक अमेरिकन हाइकू क्रिएट करूंगा। अमेरिकन हाइकू का मतलब है एक अमेरिकन पोएम लिखूंगा, जिसका नाम क्या लिखेगा ये, फॉग, जिसका नाम क्या दिया इसने, फॉग दिया। और उसी फेमस पोएम को अब हम पढ़ने वाले हैं।